डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के नवंबर के असाइनमेंट के बारे में एक उचित मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ऐसे छात्र छात्राएं जिनके पास उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार इन ज्ञान का उपयोग करके अपना असाइनमेंट जो है वो आसानी से जमा कर सके। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट का हमारा पहला प्रश्न है, भंवर धाराएं क्या हैं तथा इनके उपयोग लिखिए। इसका उत्तर जो है वो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे हमको पता है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, तो भंवर धाराएं जब हम किसी भी चालक से बंद चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उस चालक में जल के समान उत्पन्न भंवर के समान ही चक्कर धाराएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रेरित हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। जो भंवर धाराएं होती हैं वो किसी भी चालक में उत्पन्न होती हैं, और कब उत्पन्न होती है, तो जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। इनका आकार जो होता है भंवर धाराओं का, उनका आकार जो है वो इस प्रकार से किसी चक्करदार धारी के समान क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। फिर इसी में दूसरा प्रश्न था कि भंवर धाराओं के 3 उपयोग लिखिए करके। तो भंवर धाराओं का 3 उपयोग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चूँकि शब्द सीमा जो है वो कम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ हेडिंग दिया हुआ है। मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। भंवर धाराओं का उपयोग जो है वो धारामापी को रुद्रोद्रोल बनाने में किया जाता है। दूसरा, प्रेरण भट्टी में धातुओं को पिघलाने में इनका उपयोग किया जाता है। चलती हुई वाहनों में विद्युत चुंबक ब्रेक में इनका उपयोग किया जाता है। और प्रेरण मोटर में भी क्या किया जाता है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो उत्तर है वो आप अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, दिक्पात एवं नमन कोण को परिभाषित कीजिए और बताइए या सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाई एच। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो दिक्पात का कोण होता है वो किसी भी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का न्यून कोण होता है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो न्यून कोण होता है उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, अल्फा से शो करते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा जो दिक्पात का कोण है, दिक्पात का कोण डी ओ और ए है, या ए ओ और डी जो है वो दिक्पात का कोण है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी में दिया है दूसरा प्रश्न, नमन कोण या नति कोण से आप क्या समझते हैं। तो हम, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र तथा अपने गुरुत्व केंद्र से लटके हुए चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो थीटा है, ये थीटा जो है वो क्या है, एक नमन कोण है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे परिभाषित कर सकते हैं। जो नमन कोण होता है उसे हम थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये थीटा से हम क्या करते हैं, नमन कोण को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था, सिद्ध कीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाई एच। हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। हमने यहाँ पे शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखा हुआ है, और ये भी कोशिश की हुई है कि जो हमारा असाइनमेंट है वो कंप्लीट रहे। तो इसका जो आंसर है वो हम लिखना शुरू करते हैं कि माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता जो है वो आई है, क्षैतिज तीव्रता जो है एच है, और ऊर्ध्वाधर तीव्रता जो है क्या है, वी है, और नमन कोण का मान जो है वो क्या है, थीटा है। तब ऐसी स्थिति में जो ओ ए बी सी है, ये हमारा ओ ए बी सी किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर का क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तब संपूर्ण तीव्रता जो आई होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या आई के 2 घटक हो सकते हैं। पहला क्षैतिज घटक, आई के 2 घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक एच होगा और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक वी होगा। इसका डायग्राम जो है हमने बनाया हुआ है, ये डायग्राम है हमारा इसका। ये इसमें 2 घटक हैं, ये हमारा आई है। तो आई के जो 2 घटक हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई का जो 2 घटक है, एक क्षैतिज घटक है ये एच, और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये हमारा वी। तो जो आई है उसके 2 घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा ओ ए दिशा में, ये दिख रहा है ओ ए दिशा में, और एक है हमारा ओ बी दिशा में। यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं, तो ओ ए दिशा में घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच इज इक्वल टू आई कास थीटा, और ओ बी जो दिशा में घटक है वो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू
आई साइन थीटा। हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि जब हम क्षैतिज घटक लेते हैं तो उसको हम कास थीटा से शो करते हैं। ये हमारा क्षैतिज घटक है तो इसको हमने कास थीटा लगाया हुआ है, और ऊर्ध्वाधर घटक में हम क्या करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, हम एक दूसरे से भाग दे देते हैं। तो जैसे ही हम समीकरणों को भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, v/h इज इक्वल टू आई साइन थीटा बाई आई कास थीटा। यहाँ पर जो साइन आई और आई जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये आई और ये आई जो है कैंसिल हो जाता है, और हमारा आंसर बचता है v/h इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। हमको पता है फार्मूला कि साइन थीटा बाई कास थीटा का मान टेन थीटा होता है, तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो रखने के बाद जो हमारा आंसर है वो हमको v/h इज इक्वल टू टेन थीटा प्राप्त होता है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमने क्या किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो था, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। किसी पिंडली के प्रेरक कुंडली के धारा का मान बढ़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य और संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य क्या करिए, ग्राफ प्रदर्शित करिए। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व क्या है, तो किसी कुंडली में स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक जो है आंशिक रूप से कुंडली से बंद उच्च चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। हम स्वप्रेरकत्व को या स्वप्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एल से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाता है एल इज इक्वल टू फाइव बाई आई, जहाँ पर एल जो है वो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है, और जो फाई है वो हमारा कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स है, और आई जो है कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है। अब हम चूँकि हमको इस प्रश्न में तीन प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न था हमारा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, दूसरा फ्लक्स और धारा के मध्य ग्राफ खींचना है, और तीसरा संचित स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो हम पहला ग्राफ खींचते हैं किसके मध्य में, चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य में। तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमको इस प्रकार से जो है ग्राफ है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि हमको पता है पहले से कि चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई होती है। या हम इस एल जो है वो एक नीतांक है जिसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जब नीतांक को हटाते हैं तो फाई प्रपोजनल टू आई बनता है, अर्थात जैसे जैसे हम फाई के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होते जाता है, आई का मान भी बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है, ग्राफ जो है प्राप्त होता है। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न था इसी में कि संचित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मध्य क्या करिए, संचित स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य क्या करिए, ग्राफ खींचिए। तो जैसा कि हमको पहले से पता है कि हमारा जो फार्मूला होता है संचित ऊर्जा या U इज इक्वल टू, या स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2LI²। यदि हम यहाँ पे नीतांक जो है वो 1/2L को हटा देते हैं तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो U इज इक्वल टू या U प्रपोजनल टू I² बनता है। यहाँ पर यदि हम U और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमको पता है कि चूंकि U जो है वो I² के प्रपोजनल होता है, इसलिए हमको इस प्रकार से ग्राफ जो है प्राप्त होता है। अब आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किसी भी चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, और किसी चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें तथा एम्पियर चक्र को परिभाषित कीजिए। इसमें भी हमारा तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न ये हो गया, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो हम परिभाषित करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो किसी भी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य जो है वो m है और उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2l है, तो ऐसी स्थिति में उसका चुंबकीय आघूर्ण m जो है क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2l हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, चुंबकीय आघूर्ण परिभाषित किया। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसी में हमारा है, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए क्या करिए, चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए हम ये व्यंजक बनाते हैं कि माना हमारा क्या है, एक कुंडली है, ये वृत्ताकार कुंडली, ये हमारा एक वृत्ताकार कुंडली है। इस कुंडली में ऊपर से देखने पर हमको जो धारा है वो वामावर्त दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती प्रतीत होती है। तो ये जो कुंडली है वो क्या करेगा, एक धारा लूप की तरह व्यवहार करेगा, और इस धारा लूप के कारण हमको क्या करनी है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टो का मान जो होता है हमको पता है सूत्र से IAB साइन थीटा होता है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पर जो I है वो क्या है, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है, ए जो है वो कुंडली का क्षेत्रफल है,
और थीटा जो है वो ए और बी के बीच बनने वाला कोण है। परंतु हमको एक अन्य सूत्र से पता है कि टो इज इक्वल टू एम बी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने टो के दो मान निकाल लिए हैं, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों समीकरण को हम देखते हैं कि बायां पक्ष क्या है समीकरण का, टो बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमने दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष को क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा बी साइन थीटा है, यहाँ पर भी बी साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर बचता है एम इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पर ये जो एम है वो चुंबकीय आघूर्ण है, और यही क्या है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। यदि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या, ये कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या हो, एन हो। यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ये सूत्र है समीकरण 3 जो है वो हमको क्या होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए। ये हमारा क्या है, फेरों की संख्या एन हो तब, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं सदिश रूप में, वेक्टर एम इज इक्वल टू एन आई वेक्टर ए। अब इसके बाद हमारा ये तीसरा प्रश्न था कि एम्पियर चक्र से आप क्या समझते हैं। तो एम्पियर चक्र क्या है, तो किसी भी धारा रूप में प्रवाहित होने वाली धारा और उस धारा रूप में फेरों की संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, एम्पियर चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 4 का जो आंसर है वो दे दिया हुआ है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न था उसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो है वो हमारा है, पृथ्वी के गर्भ में लोहा होता है लेकिन फिर भी भूगर्भ शास्त्री जो होते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है इस लोहे को नहीं मानते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है वो ये है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और इतने ताप पर कोई भी जो पदार्थ होता है वो चुंबकित अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि लोहे का जो क्रोड का ताप होता है वो उसके क्यूरी ताप से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब यदि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ का जो ताप है वो क्यूरी ताप से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसका चुंबकीय गुण का बना रह पाना संभव नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित लोहा जो है वो चुंबकीय गुण का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम इसमें दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न जो था वो एक आंकिक प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है कि किसी भी परिपथ में यदि 0.1 सेकेंड में जो धारा हो है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक क्या होती है, परिवर्तित होती है, और विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, 200 वोल्ट हो। तो ऐसी स्थिति में स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको जैसा कि दिया हुआ है समय t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड है, और dt जो है वो समय, यहाँ पे dt नहीं है, ये di है। यहाँ पर जो di है उसका मान जो है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर है, अर्थात 5 एम्पियर हो गया, इसको माइनस कर देते हैं तो। और विद्युत वाहक बल E का जो मान दिया गया है वो 200 वोल्ट है। यदि हम इसको इस सूत्र में, ये हमारा सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र जो है इस सूत्र में यदि हम इसको पुटअप करते हैं तो ये सूत्र है हमारा L इज इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। हमको पता है कि E का जो मान है वो 200 है, dt का मान हमने यहाँ से निकाला हुआ है 5, और dt का मान जो है वो क्या है, 0.1 है। इन सबको यदि हम हल करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो 4 हेनरी जो है वो प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि परिपथ का जो स्वप्रेरकत्व है वो कितना है, 4 हेनरी है। इसके बाद हम इसके अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि हमको ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में पूछा गया है कि इस डायग्राम को देखकर बताइए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है क्या होगी। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि बल रेखाएं जो है वो लूप के तल में हैं, इसलिए इसमें कोई भी प्रेरित धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम असाइनमेंट का जो आंसर है वो बना सकते हैं, लेकिन हम असाइनमेंट जो है वो अपने मन से बनाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ेगा और हम अपने आप को आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।